हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th फिजिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल एंड थ्योरी बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों, इससे पहले आपने बायोलॉजी की 2 वीडियोस देख ली हैं जिसमें आपको कम्प्लीटली थ्योरी और प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दिए गए हैं। केमिस्ट्री में भी दे दिए गए हैं। इस वीडियो में भी आपको 50 to 60 एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे विद इन 20 to 25 मिनट। आपका बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन हो जाएगा। आपको बेसिक्स और साइन कन्वेंशन, जितने भी मिरर इमेज डायग्राम है, जितनी भी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल बेस्ड बन सकती हैं, वो सब आपको इसी वीडियो में कंप्लीट करा दी जाएगी। वीडियो कंप्लीटली वॉच करना, और अगर आपको अच्छा लगे तो फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना, लाइक भी करना और कमेंट भी करना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर बताना। बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए फटाफट, आपको हम थोड़ा जल्दी करने का प्रयास करेंगे जिससे कि आपको एग्जाम टाइम में आंसर भी उसी तरीके से अप्रोच करने की हैबिट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, रियल इमेज इज फॉर्म्ड बाय। रियल इमेज किसके द्वारा फॉर्म की जाती है? तो बच्चों, रियल इमेज कॉनकेव मिरर के द्वारा। आपने पढ़ा होगा कॉनकेव मिरर में 6 केसेस होते हैं। पहले 5 केसेस में रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। तो रियल इमेज किसके द्वारा फॉर्म की जाती है? तो कॉनकेव मिरर के द्वारा फॉर्म की जाती है। गलत मत कर देना, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर नहीं, वर्चुअल इमेज बनाती है। वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर ओनली, कॉन्वेक्स मिरर ओनली, ऑल टाइप ऑफ मिरर, नन ऑफ दिस। ऑल टाइप ऑफ मिरर बनाते हैं, कॉन्वेक्स भी, प्लेन भी, कॉनकेव भी, जितने भी तरीके की मिरर होती हैं वो सब जो है वर्चुअल इमेज बनाने का काम करते हैं। डेंटल सर्जन, जो डेंटल सर्जन होते हैं वो कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि बड़ा जो है साइज देख सकें। कॉनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म्स, कॉनकेव मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाती हैं? वर्चुअल बनाती हैं, रियल, दोनों ही बनाती हैं, क्योंकि 5 केस में रियल और 1 केस में वर्चुअल इमेज बनाने का काम करती हैं कॉनकेव मिरर। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज इक्वल टू। तो आपने पढ़ा होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ के बराबर होता है। तो फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ हो जाता है। इट मींस फिफ्थ का ये ऑप्शन सही है। स्पीड को मेंटेन करते हैं, ज़्यादा जल्दी नहीं चलते हैं। आपने ध्यान रखना है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम थोड़ा स्पीड रख रहे हैं, लेकिन आप जो है वीडियो को कम स्पीड में कर भी देख सकते हैं। मिरर फॉर्मूला फॉर अ कॉनकेव मिरर इज गिवन बाय। मिरर फॉर्मूले में बच्चों 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। अगर यहाँ लेंस होता तो 1/v माइनस 1/u होगा। इसमें गलत मत कर देना। 7th क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ अ प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम अ पोल। प्रिंसिपल फोकस का पोल से डिस्टेंस फोकल लेंथ कहा जाता है। तो यहाँ पर बच्चों सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। 8th क्वेश्चन देखिए, द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर फ्रॉम इट्स पोल इज कॉल्ड। आपको डिस्टेंस बताना है रेडियस ऑफ कर्वेचर का और स्फेरिकल मिरर का। तो बच्चों वो डिस्टेंस क्या होता है? वो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। तो 8th का ए ऑप्शन आपका सही है। द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ कॉनकेव मिरर। आपने ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें गलत मत कर देना। कॉनकेव मिरर आ जाए तो कॉनकेव मिरर कैसा होता है? कन्वर्जिंग होता है कॉनकेव मिरर। और कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है, मतलब नैरो। इनका जो व्यू इमेज होता है वो क्या होता है? नैरो। लेकिन अगर यहाँ कॉन्वेक्स मिरर होता तो वो ब्रॉड होता। ठीक है ना, आपने ध्यान रखना है। द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर से बनने वाली जो इमेज होती है ऑलवेज इरेक्ट होती है। यस। ऑलवेज इन्वर्टेड, नो, मे बी। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कॉन्वेक्स मिरर के 2 ही केस होते हैं और दोनों ही केस में ऑलवेज जो है इरेक्ट बनती है इमेज। 11th क्वेश्चन देखते हैं, द एन इरेक्ट इमेज ऑफ 3 टाइम्स द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो इरेक्ट इमेज बनती है वो 3 गुना बड़ी होती है ऑब्जेक्ट से, मतलब ऑब्जेक्ट से 3 गुना बड़ी और इरेक्ट इमेज बनती है। तो आपने ध्यान आ गया होगा आपको कि आपने एक कॉनकेव मिरर में 6 केसेस पढ़े हैं और 6th वाला केस जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा रहता है, 6th केस, उस केस में इरेक्ट इमेज बनती है। तो इस 6th केस के विषय में बात कर रहे हैं। उस समय मैग्निफिकेशन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि इमेज भी ऊपर बनती है और ऑब्जेक्ट भी ऊपर होता है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वहां +3 मैग्निफिकेशन की वैल्यू। अब आगे सुनिए, मैग्निफिकेशन 3 मिल चुका है विद अ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस। मतलब हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 है तो फोकल लेंथ इसका आधा 18 हो जाएगी, लेकिन नेगेटिव होती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों, जब आप एफ की वैल्यू -18 यूज करोगे और एम की वैल्यू आप 3 यूज करोगे तो आपको पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट यू की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा। देखो, मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। इधर स्पेस नहीं है सॉल्व करने के लिए, इसलिए आप पेन पेपर से खुद सॉल्व करिएगा। देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 है, इट मींस फोकल लेंथ आपकी 18 हो जाएगी, -18। अच्छा, एक बात बताओ, आपने मैग्निफिकेशन आपको पता है मिरर के केस में -v/u होता है, तो m की वैल्यू आप क्या रख दोगे? 3। अब -v/u बराबर 3 रख दिया। अब आप u को डिवाइड से मल्टीप्लाई में ले जाओगे, 3u हो जाएगा, और प्लस का सॉरी v के सामने जो माइनस है वो राइट में जाके माइनस का हो जाएगा, तो v की वैल्यू हो जाएगी -3u। इतना समझ में आ गया? इतना करने के बाद आपको मिरर फॉर्मूला लगाना है, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। f की वैल्यू -18, v को -3u पुट करना, u ही रहने देना, सॉल्व करना, u की वैल्यू
12 सेंटीमीटर आ जाएगी। अगर नहीं आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। अ कैंडल इज हेल्ड 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। एक कॉनकेव मिरर है जिससे 3 सेंटीमीटर दूर एक कैंडल रखी हुई है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 24। ये भी सिक्स्थ केस के विषय में बात कर रहे हैं। थर्ड और सिक्स्थ दोनों केस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 24, इट मीन्स फोकल लेंथ 12 होगी। कॉनकेव मिरर है तो यहाँ पर भी फोकल लेंथ -12 यूज करना और u की वैल्यू -3 सेंटीमीटर पुट करना और 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u फॉर्मूला लगाना और वहां से v की वैल्यू निकालना और v की वैल्यू क्योंकि राइट में बनेगी प्लस का 4 सेंटीमीटर आपका आंसर निकल के आ जाएगा। फॉर्मूला लगाना, आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। कॉन्वेक्स ये मैंने एक सेकेंड, अब आपने देखना है कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म, कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल मीन्स यस। तो कॉनकेव लेंस क्या करते हैं, हमेशा वर्चुअल बनाते हैं। कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड इन, कैमरा में यूज होता है, प्रोजेक्टर में भी होता है, माइक्रोस्कोप में भी होता है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट ऑप्शन है। यूनिट ऑफ पावर डायप्टर होती है, गलत मत कर देना। यूनिट ऑफ पावर क्या होती है, डायप्टर होती है। कन्वर्जिंग लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस होता है, इस बात को ध्यान रखना है। मिरर की बात करते तो कॉनकेव मिरर हो जाती है। द पावर ऑफ लेंस हैविंग अ फोकल लेंथ, बच्चों पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू 1/f when f in meter, but if we talking about in the centimeter we take the formula power equals to 100/f when f in centimeter. By using this we can easily find the value of power, means आप फोकल लेंथ 20 पुट करना और 100 ऊपर है तो 100/20 आपका 5 प्लस का आएगा, तो इट मीन 17 का ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस से जो इमेज बनती है वो हमेशा रियल होती है, नहीं ऐसा तो नहीं है। हमेशा वर्चुअल होती है, ऐसा तो नहीं है। मे बी रियल और वर्चुअल होती है, ये बात सही है। देखिए 19th क्वेश्चन देखिए, अ स्टूडेंट इज गिवन अ लेंस व्हिच इज थिक एट मिडिल, बीच से मोटा है। कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस ही तो होता है जो बीच में से मोटा होता है। व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, सिक्स्थ केस के विषय में बात कर रहे हैं। जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हो तो इमेज फॉर्म्ड, इमेज कैसी, वर्चुअल बनती है भाई, वर्चुअल एंड डायरेक्ट फॉर्म होती है। सिक्स्थ केस में आपने ध्यान रखना है। अ कॉनकेव लेंस इज, कॉनकेव लेंस बीच में से पतला होता है, कॉनकेव लेंस थिन एट द मिडिल एंड थिक एट द एजेस, तो 21 का ए ऑप्शन जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस इक्वल टू 2f, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप रेडियस ऑफ कर्वेचर दूरी पर रखते हो या 2f पर रखते हो या c पर पुट करते हो तो कॉन्वेक्स लेंस में जो इमेज बनती है, तीसरे केस के विषय में बात कर रहे हैं, तो जो इमेज बनती है वो सेम साइज की बनती है और उतनी ही डिस्टेंस पर बनती है, तो बी ऑप्शन इसका जो सही हो जाएगा, ठीक है ना। पावर ऑफ लेंस 1/f के बराबर होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। लेंस का फॉर्मूला माइनस लग जाता है 1/v माइनस 1/u, ऑप्शन देखकर टिक करना, ठीक है ना। अब देखिए अगला, इसका ये ऑप्शन सही है, ध्यान रखना। अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। द फिनोमिना ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, ये तो आपको डेफिनेशन दे दी है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं डेविएशन होता है तो क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन। व्हेन अ लाइट रे ट्रैवल फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू डेंसर इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। व्हेन अ लाइट रे ट्रैवल फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयरर मीडियम, जब डेंसर मीडियम से आप रेयरर मीडियम में जाते हो तो अवे चले जाओगे, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ध्यान रखना है सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन अ मीडियम मीट्स द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम, अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन अ मीडियम, एक मीडियम में लाइट जा रही है, मीट्स द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम, अब वो दूसरे मीडियम के सरफेस से टकराती है। व्हाइल एंटरिंग द सेकंड मीडियम, जब वो सेकंड मीडियम में एंटर करती है उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर इट गोज स्ट्रेट इनटू द सेकंड मीडियम, और सेकंड मीडियम में वो सीधी चली जाती है बिना बेंड किए हुए, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, 0 डिग्री होगा। गलत मत कर देना, मतलब नॉर्मल के और इंसिडेंस के बीच में बनने वाला एंगल 0 डिग्री होगा, क्योंकि एक लौता ही ऐसा एक केस होता है जब कोई लाइट जिस पर पड़ रही है वैसे सीधी चली जाए तो नॉर्मल के केस में क्रिएशन होता है, तो इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है। When a light travel from a rare medium to denser medium, बच्चों ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जाती है तो रिमेन्स द सेम, उसकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है। वेवलेंथ और वेलोसिटी बदलते हैं लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। अब देखो एक और भी बात समझ लो, जब रेयर से डेंसर में जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी भी डिक्रीज हो जाती है, उसकी वेवलेंथ भी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है ना, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। सिक्स्थ क्वेश्चन में बोल रहे हैं, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन वन ऑफ द पैरेलल फेसेस of a rectangular glass slab emerges out of the opposite parallel faces,
आपसे बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, इंसिडेंट लाइट आ रही है और पैरेलल फेसेस पर पड़ती है और इमर्ज आउट हो जाती है दूसरे पैरेलल सरफेस पर। तो आपको बताना है कि वहां पर क्या बैंड टुवर्ड नॉर्मल होगी, बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, क्या लेटरली डिस्प्लेस्ड होगी। मतलब कुछ इस तरीके से फिगर क्रिएट होती है, जैसे मान लीजिए ये आपका आपका कोई रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है और यहाँ से रे ऑफ लाइट आ रही है, तो जब वो बच्चों जाती है तो आपने यहाँ टुवर्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो यहाँ पर आपका क्या क्रिएशन होता है, यहाँ पर आपका लेटरल डिस्पर्जन बनता है, तो इसलिए यहाँ पर इट गेट्स लिटरली डिस्प्लेस्ड हो जाएगी। तो सिक्स्थ का सी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना है। सेवेंथ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ साइन आई अपॉन साइन आर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको बोलते हैं, सेवेंथ ध्यान रखना है। लाइट एंटर इनटू द ग्लास फ्रॉम एयर, एयर एयर रेयर होता है, तो एयर से ग्लास में आ रही है तो इसकी वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी, मैं ऊपर भी बता चुका हूं आपको, ठीक है ना। नाइन्थ क्वेश्चन, साइन आई अपॉन साइन आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, सी ऑप्शन सही है। Which of the following does not change when light travel from one medium to another? क्या चेंज नहीं होता? फ्रीक्वेंसी, क्वेश्चन रिपीट कर गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डिपेंड अपॉन, नेचर पर डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है, साइज पर नहीं करता है, डेंसिटी पर भी करता है। 11th का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर बच्चों 1.0 ध्यान रखना, ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, एयर का। एक ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म के विषय में आपसे बात कर रहे हैं, तो आपका रेक्टेंगुलर ग्लास प्रिज्म जो है, सॉरी ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म, टू रेक्टेंगुलर सरफेस होते हैं, नहीं तीन होते हैं, ठीक है ना। तीन ट्रायंगुलर रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस होते हैं किसमें, ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म में। अगर आपसे पूछे कितने ट्रायंगल होते हैं, तो उसमें दो ट्रायंगुलर पार्ट होते हैं और तीन रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस होते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन इज द एंगल बिटवीन, एंगल ऑफ डेविएशन किस किस के बीच में होता है, तो क्या ये इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड के बीच में होता है, क्या ये इंसिडेंट और इमर्जेंट के बीच में होता है, क्या ये रिफ्रैक्टेड रे और इमर्जेंट के बीच में होता है, क्या ये इमर्जेंट रे और करस्पॉन्डिंग नॉर्मल के बीच में होता है। बच्चों एंगल ऑफ डेविएशन ये वह एंगल है जो कहीं ना कहीं ओरिजिनल पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे के बीच में होता है, तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है ना, सेकंड का बी ऑप्शन। द एंगल बिटवीन एनी टू लेटरल फेसेस ऑफ अ प्रिज्म, ये इंपॉर्टेंट है, एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं, दो फेसेस के बीच में बनने वाला एंगल एंगल ऑफ प्रिज्म कहा जाता है, ठीक है ना, तो डी ऑप्शन सही है इसका। When a ray of light passes through a prism, it suffers, जब एक रे ऑफ लाइट पास करती है प्रिज्म से तो वह कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं करती, सिंगल डबल डबल रिफ्रैक्शन करती है, दो बार जो है रिफ्रैक्शन क्रिएशन होता है। व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, जब ग्लास प्रिज्म से कोई भी रे ऑफ लाइट जाती है तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द बेस, टुवर्ड्स द वर्टेक्स, गोज स्ट्रेट। बच्चों बेंड करती है टुवर्ड्स द बेस, ठीक है ना, फिफ्थ का ये ऑप्शन सही है। अगर यहाँ हॉलो प्रिज्म होता तो बच्चों बिना रिफ्रैक्शन के सीधे निकल जाती है, बट इफ वी टॉकिंग अबाउट द ग्लास प्रिज्म तो बेंड टुवर्ड्स द बेस। सिक्स क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन द केस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, देखो आपने ध्यान देना है ये मतलब किस तरीके से इस क्वेश्चन को आप आंसर करोगे। तो देखो जो एंगल 1 है और एंगल 2 है और जो ए है और जो आर है और जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो इस तरीके से आपने समझना है। अपने एनसीईआरटी में प्रिज्म के केस पढ़ा होगा, प्रिज्म के केस में आपने ध्यान रखना है कि जो I1 एंगल है वो तो होता है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और जो I2 एंगल है वो होता है एंगल ऑफ इमर्जेंट एंगल और ए होता है एंगल ऑफ प्रिज्म और आर आपका रिफ्रैक्टेड एंगल होता है और जो डेल्टा बना हुआ है वो आपका रहता है क्या, एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये कौन सा रिलेशन सही है, तो इसमें डी रिलेशन सही है कि इमर्जेंट एंगल और इंसिडेंस एंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन। सेवन क्वेश्चन देखिए, द पोजीशन ऑफ द मिनिमम डेविएशन ऑफ अ प्रिज्म इज व्हेन, मतलब मिनिमम डेविएशन कब सबसे कम डेविएशन होगा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस मिनिमम हो, जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिनिमम हो, जब एंगल ऑफ इमर्जेंस मिनिमम हो, जब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम हो। पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ अ प्रिज्म, एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होना चाहिए, डी ऑप्शन सही है सेवेंथ का। एंगल ऑफ इमर्जेंस इज द एंगल बिटवीन, एंगल ऑफ इमर्जेंस बताना है तो एंगल ऑफ इमर्जेंस किन किन के बीच में होता है, एक तो इमर्जेंट रे के बीच में और एक करस्पॉन्डिंग नॉर्मल के बीच में, तो इसका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। विद एन इंक्रीज इन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दें तो एंगल ऑफ डेविएशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, पहले तो डिक्रीज होगा देन इंक्रीज होगा, नाइन्थ का सी ऑप्शन सही है, ठीक है ना।
जब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम इंक्रीज करेंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन पहले तो डिक्रीज करेगा और फिर इंक्रीज करने लगेगा। एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ अ प्रिज्म डिपेंड अपॉन एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन किस पर डिपेंड करता है? तो एंगल ऑफ प्रिज्म पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। वो फॉर्मूला जो मैंने अभी अभी आपको बताया था वीडियो में, उसमें आप देख लेना। अब देखो अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। Parallel rays from a distant tree incident on the device X. Distant image on the screen given the diagram correctly show the image of the tree on the screen as well. तो बच्चों आपने डायग्राम देखना, डायग्राम देखकर ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि जो सेकंड डायग्राम है वो तो गलत है, क्योंकि जो आपकी इमेज बन रही है जो रूट पर दिखाया है वो गलत है, जबकि हेड पर दिखाना चाहिए था। एक्स वाला जो डायग्राम है वो सही है आपका, सॉरी फर्स्ट वाला डायग्राम आपका सही है। अब आपको बताना है कि देखो ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, वही कन्वर्स करने का काम करता है। तो एक्स डिवाइस इज द कॉन्वेक्स लेंस, बिल्कुल ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द करेक्ट पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से पास होती है तो बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, सी ऑप्शन इसका सही है। अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो फोकस से चली जाती है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पर कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब फिफ्थ केस के विषय में आपसे बात कर रहे हैं, तो इमेज हाईली इनलार्ज्ड बनेगी, बड़ी बनेगी, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन सही है। अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव होती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, a student has to do the experiment on finding the focal length of a given convex lens। एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है जो एक एक्सपेरिमेंट असाइन करता है फोकल लेंथ को पता करने के लिए, तो और उसके पास कॉन्वेक्स लेंस है, तो सी कैन डू हर एक्सपेरिमेंट। तो उसको क्या क्या चाहिए? लैंप चाहिए, स्क्रीन चाहिए, लैंप का क्या करेगा, स्केल चाहिए, स्क्रीन चाहिए, बिल्कुल एक स्केल चाहिए और एक स्क्रीन की रिक्वायरमेंट होगी, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इफ अ लेंस ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल एंड डिमिनिस्ड इमेज, अगर कोई लेंस हमेशा वर्चुअल और डिमिनिस्ड इमेज बनाता है तो वो कॉन्केव लेंस होता है। तो ए ऑप्शन सही है, ठीक है ना, ए ऑप्शन सही है। अब अगला पार्ट देखिएगा, तो अगले में आपने क्या देखना है, द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस कैसी इमेज बनाता है? तो कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज नहीं, मे बी रियल और वर्चुअल, क्योंकि ये आपने ना 5 केस में तो रियल बनाता है और 6 में वर्चुअल बनाता है। इमेज ऑफ द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस मे बी लार्जर, मे बी स्मॉलर, मे बी इक्वल, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव सही है, क्योंकि कभी छोटी भी बनाता है, कभी बड़ी भी बनाता है, कभी बराबर भी होता है तीसरे केस में। अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर वेयर द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट और अपीयर टू मीट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट आती है तो रिफ्लेक्ट आपका मिरर रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पर कन्वर्ज होती है, उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस के नाम से जानते हैं। डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर अपर्चर होता है, ठीक है ना, डायमीटर क्या होता है? तो अपर्चर होता है। इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा इमेज कैसी फॉर्म्ड होती है? मे बी इन्वर्टेड और इरेक्ट, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस के 6 केस होते हैं, तो उनमें इरेक्ट भी बनती है और इन्वर्टेड भी बनती है। Which of the following figure represent the correct path of a ray of light passing through the optical center of a convex lens? ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो वो वहीं से होकर निकल जाती है, तो 12th का ए ऑप्शन सही है। A virtual image of an object is obtained when placed at a distance of 20 cm from a convex lens। एक convex lens है, 20 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट रखा है, वर्चुअल इमेज बन रही है। वर्चुअल इमेज कॉन्वेक्स लेंस में 6th केस में बनती है, जब पोल और ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होता है। तो आपने बताना है, स्मार्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचकर आंसर करना, कि ऑब्जेक्ट अगर 20 सेंटीमीटर दूर है और उसकी इमेज वर्चुअल बन रही है, तो कहीं ना कहीं प्रिंसिपल फोकस 20 से बड़ी रही होगी, 20 से क्या रही होगी? बड़ी रही होगी। तो फोकल लेंथ के विषय में बात कर रहे हैं, तो 20 से बड़ी रही होगी, बी ऑप्शन सही है। अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन ऑल डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइन, इंसिडेंट लाइन के डायरेक्शन में अगर आप ले रहे हैं तो वो पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो जो भी आप लेंगे डिस्टेंस वो आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा अगर इंसिडेंट लाइन के डायरेक्शन में आप ले रहे हैं तो। बच्चों इस तरीके से हमने जो है कंप्लीट कर लिए हैं। देखो लगभग हमने 150 टू 200 क्वेश्चन इन 4 वीडियोस में कंप्लीट किया है और टाइम भी ज़्यादा नहीं लिया है।
20 40 60 80 लगभग मतलब 1 से 1.5 घंटे में हमने 150-200 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं चारों वीडियोस को मिलाकर। आप देखिएगा चारों वीडियोस और समझने के आधार पर देखिएगा, ऐसा नहीं है कि आप देखते जा रहे हैं स्पीड बढ़ाकर, इस तरीके से नहीं। आपको जो क्वेश्चन लगते हैं कि आप भूल जाएंगे एग्जाम टाइम तक, उसको या तो 2 बार और देखना या फिर आप उसको नोट डाउन कर लेना, जिससे कि एग्जाम टाइम से पहले आपको रिमेंबर रहे, ठीक है ना। और कंप्लीट वॉच करना और एग्जाम अच्छी तरीके से आप देखकर आना, और एग्जाम देने के बाद आप आंसर की एनसीईआरटी प्लस पर आकर चेक करना, आपको बहुत जल्दी और ऑथेंटिक आंसर की प्रोवाइड कराने का प्रयास किया जाएगा। उसके बाद आपको मैथमेटिक्स का एग्जाम 4 तारीख को है। आपको बिल्कुल भी पेशेंस नहीं खोने हैं और आपको भरोसा बनाए रखना है, और आप एनसीईआरटी पर ही डिपेंडेंट रहिएगा। आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा, और उनसे बाहर आपका शायद ही एग्जाम जाएगा। मैं पूरी कोशिश ये करूंगा कि वो जो क्वेश्चन मैं आपको कराऊं हर वीडियो में, उनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन ना रहे। और मैं क्वेश्चन भी आपको ज़्यादा नहीं कराऊंगा। मैं जैसे आपके लगभग 8 चैप्टर हैं, जो जो आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड है, सिक्स्थ है, सेवन्थ है और एट्थ है और 12th और 15th है, तो 8 चैप्टर हैं। तो लगभग मैं 150 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, 150 से 200 क्वेश्चन, उनसे बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा। तो आप पहले साइंस का पेपर अच्छी तरीके से दीजिए, आंसर की चेक करिएगा, और फिर हम मैथ्स की तरफ बढ़ते हैं। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए एनसीईआरटी प्लस के साथ। मैं फिर एक बार आपसे कहूंगा कि आप एनसीईआरटी पढ़कर ही जाना साइंस के पेपर में, एनसीईआरटी के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करना। एनसीईआरटी फर्स्ट प्रेफरेंस, उसके बाद फिर आप भले ही एसचंद से करिए, भले ही आप किसी अनदर रेफरेंस बुक से करिए या यूट्यूब से करिए, लेकिन पहले आप एनसीईआरटी पढ़िए। ओके बच्चों, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।